साल 1941 कोलकाता की हवेली के अंदर एक आदमी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था। रात का अंधेरा था, हर जगह ब्रिटिश पुलिस की तैनाती थी। उसके माथे पर शिकन थी, लेकिन आंखों में एक जुनून था। उस आदमी को पता था कि अगर आज वह पकड़ा गया तो अंग्रेज हमेशा के लिए उसे कैद कर लेंगे। उसी सन्नाटे में वो आदमी भेष बदलकर चुपचाप अपने ही घर से गायब हो जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे, जो ब्रिटिश पुलिस से छुपकर बॉर्डर क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। फिर कुछ सालों बाद वक्त आता है 18 अगस्त 1945 का। ताइवान के ताहियोकू एयरपोर्ट पर एक जापानीज एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है और वहीं से खबर आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। अब कैसे अचानक देश के इतने बड़े नेता की मौत हो जाती है? आखिर क्यों नेताजी अपने घर से ही भाग गए थे, और वो भी इस तरीके से? जब उनकी मौत हुई तो उनकी बॉडी तक के नामो निशान नहीं थे। आखिर उनकी मौत इतनी बड़ी मिस्ट्री क्यों है? कहानी की शुरुआत होती है साल 1921 में, जब सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड के ICS का एग्ज़ाम पास कर चुके थे। वहीं नौकरी को ठुकरा कर वे भारत लौट आए। यहाँ आकर वे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। लेकिन यहीं से उनके विचारों का टकराव होने लगता है। गांधी जी जो अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि आज़ादी के लिए हथियार उठाना उतना ही ज़रूरी है। इसी वजह से साल 1939 में नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगले ही साल 1940 को अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए उन्हें उन्हीं के घर कोलकाता में नज़रबंद कर दिया गया। पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरे में नेताजी को रखा गया था। किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त तक नहीं थी। लेकिन नेताजी यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। 16 जनवरी 1941 की रात को नेताजी ने अपना वेश बदल लिया। लंबा पठानी कुर्ता, मोटा चश्मा, दाढ़ी और मुस्लिम टोपी पहन के खुद को एक मुस्लिम व्यापारी में बदल लिया और अपना नाम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रख लिया और अपने छोटे भाई शरद चंद्र बोस के साथ चुपचाप गाड़ी से निकल गए। 2-3 घंटे तक गाड़ी लगातार चलती रही और झारखंड के गोमो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उनके भागने का पता पुलिस को कुछ दिनों बाद पता चला, क्योंकि एक तो कोई उनके कमरे में आता नहीं था और दूसरी बात, रोज़ उनके लिए जो खाना पहुंचता था वो खाली बर्तन के साथ ही वापस आता था। तो सबको लगता था कि नेताजी उसी कमरे में हैं। यहाँ तक कि उनकी माँ को भी नहीं पता चला था। झारखंड से रेल पकड़कर नेताजी पेशावर पहुँचे, जो अभी पाकिस्तान में है। बॉर्डर क्रॉस करके वो अफगानिस्तान के काबुल पहुँच गए। वहीं कुछ रूसी एजेंट थे जिनकी मदद से वे रूस पहुँचे और वहाँ से फिर जर्मनी के लिए निकल गए। जर्मनी पहुँचकर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और भारत में ब्रिटिश सेना युद्ध में बिजी थी। नेताजी को यही सही मौका लगा। वो चाहते थे कि इसी युद्ध के बीच उन्हें एक ताकतवर देश की मदद लेकर भारत में ब्रिटिशर्स पर हमला करना चाहिए और भारत को उनसे आज़ाद कराना चाहिए। नेताजी ने हिटलर के भारत की आज़ादी के लिए मदद मांगी। हिटलर ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू करने में उनकी मदद की। नेताजी ने भी कुछ भारतीयों को इंडियन लीजन में भर्ती करा दिया, लेकिन जर्मनी भारत से बहुत दूर था। इसीलिए नेताजी ने जापान जाने का फैसला किया। 1943 में नेताजी जापान पहुंचे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और ब्रिटिश इंडिया पर हमला कर दिया। भारत के कुछ हिस्सों पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था, लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार हो गई तो उनकी सैन्य मदद भी नेताजी को आना बंद हो गई। अब उनका नेक्स्ट प्लान था रशिया से मदद मांगना, जो उस वक्त सोवियत यूनियन था। इसीलिए 18 अगस्त 1945 को नेताजी ताइवान पहुंचे। ताइवान के ही ताहियोकू एयरपोर्ट में मंचूरिया जाने वाले थे। मंचूरिया फिलहाल में चीन के हाथों था और वहीं से वे सोवियत यूनियन के लिए निकलने वाले थे। लेकिन 18 अगस्त 1945 को ही ताइवान के ताहियोकू एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो जाता है। ये हादसा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ था। कहा जाता है कि इंजन में आग लग गई थी और प्लेन नीचे गिर गया था। पैसेंजर्स बुरी तरीके से जल गए थे। उन्हीं में से नेताजी भी थे, जिन्हें पास ही के नानमान मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पूरा शरीर जल चुका था। रात तक डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, पर 8 बजे के आसपास उनकी मौत हो गई और बाद में उनकी बॉडी को भी ताइपाई में क्रिमेशन कर दिया गया।
उनकी इस मौत की घटना को कुछ लोग केवल कहानी ही बताते हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई एविडेंस मिले, ना ही फ़ोटो, ना उनकी बॉडी और ना ही कोई डीएनए रिपोर्ट मिली। जितनी भी रिपोर्ट्स उनकी मौत के बाद आईं उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस थे। बहुत से लोगों ने उनके ज़िंदा होने का भी दावा किया। कुछ कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज निकल के आईं जो उनके ज़िंदा होने का प्रमाण देती थी। उन्हीं में से एक थी गुमनामी बाबा की। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में एक साधु रहते थे जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। वे भेष बदलकर छुपकर ही भारत में रहे, ऐसा लोगों का कहना था। उनकी आदतें, लिखने का तरीका, हर बात नेताजी से मिलती थी। जब इस गुमनामी बाबा की मौत हुई तो उनके पास नेताजी के लिखे कुछ पत्र मिले और आज़ाद हिंद फौज की कुछ फाइलें। फिर यहीं से बात पूरे देश में फैल गई कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। लेकिन बाद में जस्टिस मुखर्जी ने इस बात की जांच की तो कोई पक्की पुष्टि नहीं मिली। इस बात को अफवाह कहकर वहीं दबा दिया गया। इसके बाद एक और थ्योरी आती है कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए। ये तो बस उनका एक मास्टर प्लान था। उस प्लेन में उनका एक बॉडी डबल रखा गया था और खुद वे एक प्लेन में बैठकर सोवियत पहुंच चुके थे। उनके भाई ने भी कहा था कि सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने उनके गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ उन्हें टॉर्चर भी किया गया था और बाद में वहीं उनकी मौत हो गई थी। जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो कुछ गवर्नमेंट इंक्वायरीज बिठाई गईं। 1956 में शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट आई। 1974 में खोसला कमीशन ने भी रिपोर्ट दी। इन दोनों ही रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन साल 2006 में मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्लेन क्रैश में हुई मौत का उनका कोई प्रूफ नहीं मिला। एट द एंड इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनकी मौत को एक्सेप्ट कर लिया और एक मिस्ट्री के साथ सारी फाइल्स को क्लोज कर दिया गया। तो दोस्तों, आप सभी का इस मिस्ट्री के बारे में क्या कहना है? क्या सच में नेताजी मरे थे या फिर उनका एक मास्टर प्लान था? क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए वो नीचे का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आपकी ये छोटी सी मदद हमें बहुत हेल्प करती है। थैंक यू।